हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बेहतर होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपनी स्टडीज़ को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बैच में भी बताता हूँ और शुरू से बताता हूँ। लाइफ में हमें बहुत सा अपॉर्चुनिटी मिलता है, लाइफ अलग वे में चलता है। हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूरत होता है। हमने कब सोचा था कि कभी ऐसा भी समय आएगा कि हमें आपको इस तरह पढ़ना पड़ेगा, पर डजेंट मैटर। हर परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि किसी भी तरह आपको मैं क्लास वाला फीलिंग दे पाऊँ, आपका नोट्स बने, आपका रिवीजन हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप भविष्य में कामयाब हो। उसी पर्पज़ से निस्वार्थ भावना से मेहनत कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे पढ़ पाएँ। कोई भी स्टूडेंट हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो, आप वीडियोस को देखिए, देखने के बाद नोट्स ज़रूर बनाइए। इन नोट्स को पढ़कर आप कंपटीशन प्लस इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपको सीबीएसई बोर्ड यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को साथ लेके चल रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट एंजॉय भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक और बात रहेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। इससे मुझे कम से कम ये पता चलता है कि कितने लोग वेट कर रहे हैं कि मैं अगला वीडियो दूं, अगला वीडियो मैं अपलोड करूं। मैं देखता हूं एक एक वीडियो को काफ़ी बड़ी संख्या में आप लोग देखते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उम्मीद रहेगा कि इतने स्टूडेंट अगले वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आने वाले समय में हर दिन एक एक घंटे का वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। और जब तक लॉकडाउन रहेगा, आई प्रॉमिस यू स्टूडेंट्स, आपके स्टडीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए, जो लोग नोट्स बना नहीं पा रहे थे या जो लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे थे, उनके सिलेबस को रिवाइज करा देते हैं शॉर्ट में। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। काफ़ी अच्छा, आसान और बेहतर चैप्टर है। तो देखते हैं सॉलिड स्टेट क्या कहता है। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। आपसे कोई जवाब पूछे कि बताइए सॉलिड क्या है, सॉलिड किसे कहते हैं, आप मार्कर देख लो, पेन देख लो, पेंसिल देख लो, कंकड़ देख लो, चावल देख लो, वट एवर यू सी, substance having definite shape and definite volume is called solid। अब सवाल करो क्यों डेफिनेट शेप है, क्यों डेफिनेट वॉल्यूम है? क्योंकि किसी भी पदार्थ का निर्माण अणु से, मॉलिक्यूल से होता है, और मॉलिक्यूल खुद परमाणु से मिलकर बना होता है, एटम से। तो इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया तो अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नज़दीक नज़दीक हो जाएगा, जिस कारण निश्चित शेप होता है, निश्चित वॉल्यूम होता है। इसे सॉलिड कहते हैं और पदार्थ की इसी अवस्था को सॉलिड स्टेट कहते हैं। फीलिंग के साथ समझिए, रटने वाली बात नहीं। आइए देखते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, जब जब अवयवी कण बोले याद कर लेना, अणु, परमाणु या आयन,
प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बलों के द्वारा निकटतम संकुलित होते हैं। इसे सॉलिड अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे? एटम, मॉलिक्यूल, आयन आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। यानी अट्रैक्शन फोर्स कैसा है? स्ट्रॉन्ग। एक और शब्दों में हम डेफिनेशन देख सकते हैं, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसकी आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। ये तो सॉलिड स्टेट का बात हो गया। कभी आपसे पूछें कि बताइए क्या सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक होगा, अनुभव करो ना, इस मार्कर को देख लो, पेंसिल को देख लो, किसी भी चीज को देख लो। सॉलिड है, डेफिनेट शेप वॉल्यूम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, एक दूसरे के नज़दीक होगा, यानी दूरी कम हो जाएगा। दूरी कम है तो इसका मतलब उसके अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन एक दूसरे से निश्चित पोजीशन पर हैं, फिक्स हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो गलनांक भी ज़्यादा होगा, क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। आइए देखते हैं ठोस अवस्था के सामान्य गुणधर्म, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। पहला, आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन सॉलिड इज वेरी लेस। तीसरा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी अंतर आणविक बल प्रबल होते हैं। चौथा, इनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन की स्थितियां निश्चित होती हैं। सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, पोजीशन इज फिक्स्ड। पांचवा, इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? छठवां, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई, घनत्व उच्च होगा। खुद देखो, कण पास पास होंगे, उच्च होगा। सॉलिड असंपीड्य तथा कठोर होते हैं, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इसी प्रकार इनके घटक या अवयवी कण, एटम, मॉलिक्यूल, आयन त्रिविमीय में एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन हैव डेफिनेट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। नाइन्थ, इनका विसरण बहुत कम होगा। कोई पानी की तरह थोड़ी फैलेगा, कोई गैस की तरह थोड़ी बहेगा, इसलिए विसरण इनका कम होता है या नगण्य होता है, निग्लेजिबल। इसी प्रकार ठोस अवस्था में कणों का प्रवाह संभव नहीं होता, सेम प्रॉपर्टी हो गया। गलित अवस्था में ये फ्लो करेंगे। पार्टिकल डू नॉट फ्लो बट इन लिक्विड स्टेट दे फ्लो। 11 नंबर पे इनकी ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है, थर्मल एनर्जी इनकी कम होती है। एक और तरह से सॉलिड का डेफिनेशन सीख लो, इम्पॉर्टेंट भी है। ये पेंसिल है, क्यों सॉलिड है? तुम खुद देखो, ये सॉलिड इसलिए है क्योंकि कमरे के तापमान पर जो इसका गलनांक है वायुमंडलीय दाब से उच्च है। क्योंकि कमरे के ताप पर ये पिघल तो नहीं रही है। क्यों नहीं पिघल रही? क्योंकि इसका गलनांक उच्च है। इस प्रकार से एक और डेफिनेशन, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मन से, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से क्या होता है? उच्च। रूम टेम्परेचर जानते हो ना, कमरे का तापमान जो होता है, रूम टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, और मानव का शरीर का तापमान आप जानते ही होंगे 37 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं गलनांक, क्वथनांक।
बहुत से स्टूडेंट पढ़ लेते हो, सब कुछ आ जाता है, गलनांक में कंफ्यूजन होता है, क्वथनांक में कंफ्यूजन। मन से समझना, अच्छा कंसेप्ट है। वह तापमान यानी किसका बात कर रहा हूं? टेम्परेचर का। यानी मैं किसका बात कर रहा हूं? टेम्परेचर का। वह तापमान जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, वह तापमान जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई सॉलिड पिघलता है, कोई सॉलिड पिघलता है, गलनांक कहलाता है। यानी द टेम्परेचर एट विच एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 atm, 1 वायुमंडलीय दाब, एनी सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड पिघल गया, यार तुम्हारी बर्फ पिघल गई जिस टेम्परेचर पर, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। गलनांक, अब गलनांक तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट, अब बात करते हैं क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। उबलेगा कौन? लिक्विड ही ना उबलेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट का संबंध द्रव से होगा। वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर सब आ गया, मुझे वेपर प्रेशर नहीं आता, वाष्प दाब। तो समझ लो वाष्प दाब क्या है। आसान भाषा में, एक बंद बर्तन में तुम पानी को गर्म कर रहे हो, लगातार गर्म कर रहे हो, पानी क्या करेगा? वाष्प में बदल जाएगा, बदलेगा ना भाई? बोलो स्टूडेंट्स। जब पानी वेपर में बदल गया तो अब बर्तन बंद है, वेपर तो ऊपर नहीं ना जाएगी। अब वो वेपर फिर से क्या करेगी? ठंडी होगी, संघनित होगी, यानी वाष्पीकरण भी हो रहा है, संघनन भी हो रहा है। वाष्प में भी बदला, संघनन हो रहा है। अगर बर्तन खुला होता तो वाष्प बन के वातावरण में उड़ जाता, वाष्पित हो जाता। पर बर्तन बंद है तो वो वाष्प ठंडी होके फिर से लिक्विड में बदलेगी। लगातार गर्म करते करते एक ऐसा स्थिति आएगा, जितना वाष्प ध्यान देना, जितना वाष्प लिक्विड में बदल रहा है उतना ही लिक्विड किस में बदल जाएगा? वाष्प में। जितना वाष्प लिक्विड में बदला उतना ही लिक्विड वाष्प में, यानी इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब साम्य अवस्था पर, यानी इस अवस्था पर जो वाष्प के अणु, जो वेपर के मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड की सतह पर प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को बोला जाता है, उस प्रेशर को बोला जाता है वाष्प दाब। क्या बोला जाता है? वाष्प दाब। ध्यान देना, किसी बंद बर्तन में आप पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी वाष्पित हुआ, फिर से वाष्प ठंडी होकर संघनित होगी। आप लगातार गर्म कर रहे हो, जितना जल वाष्प में बदला उतनी ही वाष्प जल में बदलने लगी, तो साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम आ गया। इस इक्विलिब्रियम पर वेपर्स के द्वारा जो लिक्विड की सतह पर प्रेशर लगाया जाता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। आइए समझते हैं। आप जानते हैं क्लासिफिकेशन बताए भी थे, अब तो शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। अवयवी कणों यानी अणु, परमाणु, आयन के आधार पे, इनकी व्यवस्था के आधार पे, गुणों के आधार पे इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। कैसे कैसे इन्हें क्लासिफाई किया जाता है? बेसिकली आप समझ लीजिए, इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड
और एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और भी हो सकता है बहुक्रिस्टलीय ठोस, पर दो ही मेन फोकस करते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? वैसे सॉलिड पदार्थ जिसमें संपूर्ण क्रिस्टल में, ध्यान देना, वैसे सॉलिड पदार्थ जिसके संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन त्रिविम में 3 डायमेंशन x, y और z में एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित होते हैं, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे नमक, हीरा, शुगर इत्यादि। इंग्लिश में देख लो, दीज आर द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलूं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट and it get repeated again and again resulting in a definite pattern is called crystalline solid. Example: NaCl, diamond, sulfur, sugar etc. नीचे जो फिगर नमक का NaCl का बनाए हैं उसका जरूरत आप लोगों को अभी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। आप खुद बता दो, इसके अवयवी कण नियमित एवं सममितीय प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, दीर्घ परिसर व्यवस्था में होते हैं। दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये याद रखना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीर्घ परासीय व्यवस्था, यानी पूरे सॉलिड में नियमित क्रम में होंगे। उसके बाद इनकी नियत आकृति होती है। दे हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप। तीसरे नंबर पे इनका गलनांक नियत एवं सुस्पष्ट होता है। दे हैव डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब समझ लो, अगर बोल दिए कि 10 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा, मतलब 10 पे उसको पिघल जाना है। अगर बोल दिए 20 पर पिघलेगा तो 20 पर पिघलेगा। चौथा, इनका पृष्ठ सतह एक समान तथा पूर्ण समतल होता है। दे हैव सिमिलर सरफेस एंड कंप्लीटली प्लेनर। इसी तरह इनका द्रवण का ऊष्मा, हीट ऑफ फ्यूजन, नियत होता है, यानी हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स है। 20 है तो 20 डिग्री होगा, 10 है तो 10 डिग्री होगा, आगे पीछे नहीं। इसी प्रकार ये एनिसोट्रोपिक होते हैं। इसके ऊपर तो मैंने पूरा लेक्चर लिया है स्टूडेंट, एनिसोट्रोपिक के ऊपर। विषम दैशिक, अर्थात इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होते हैं। भौतिक गुण जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, अपवर्तनांक, कंडक्टिविटी, चालकता हो गया। These are anisotropic, that is physical property are different in different direction. अलग अलग दिशा में सभी भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। इसी प्रकार ये सत्य ठोस या वास्तविक ठोस होते हैं, इन्हें ट्रू सॉलिड कहते हैं। 8वें नंबर पे, तेज धार वाले औजार से काटने पर ये 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और प्राप्त सतह सपाट एवं चिकनी होती है। They undergo clean cleavage when cut. ध्यान देना, क्यों? तुमसे कोई बोले कि सर ये बताओ कि क्यों भाई वो क्लीन कट हो जाते हैं, तो आपका जवाब होगा ऑब्वियस है, जब अवयवी कण नियमित क्रम में है तो काटेंगे भी तो वो भी सफाई से कटेगा, इसलिए क्लीन कटता है। अब बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड का, अक्रिस्टलीय ठोस। स्टूडेंट्स मन में बना के रखना, अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से पढ़ेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट ऑफ योर लाइफ। आप बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करेंगे, बस ज़रूरी है चीज़ों को नियमित क्रम में करें। नया पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन जरूरी है। बैच में तो आप जानते हैं रिवाइज कराते रहते, पर यहाँ भी जरूरी था। एमोर्फस सॉलिड,
वैसे सॉलिड पदार्थ जिसमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण, एटम, मॉलिक्यूल, आयन निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित नहीं होते हैं। याद रखना, यहाँ पर डेफिनेट क्रम नहीं होता, अर्थात अनियमित व्यवस्था होती है, तो क्या कहलाते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। जैसे ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, मोम हो गया। Those solid in which constituent particle do not possess or have regular arrangement throughout are called amorphous solid. Example, glass, rubber, plastic, wax. यानी पूरे सॉलिड में इसके अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन रेगुलर पैटर्न में नहीं होते। कुछ दूर के लिए होगा, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसे बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड। आइए बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड का प्रॉपर्टीज का। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है एमॉर्फस सॉलिड की, समझते हैं। इनकी नियत ज्यामितीय आकृति नहीं होती। जब अवयवी कण ही अनियमित है तो इर्रेगुलर शेप होगा। इनके पृष्ठ सतह एक समान तथा समतल नहीं होते। दे हैव नॉन यूनिफॉर्म सरफेस एंड नॉन प्लेनर सरफेस। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो खुद ही अंदर में नियमित क्रम में नहीं है। इनका गलनांक नियत एवं स्पष्ट नहीं होता। They melt over certain range of temperature, that is melting point is not fixed. देखो, रेंज का मतलब हो सकता है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस में हो, 100 से 200 डिग्री सेल्सियस में, कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे पिघलाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे पिघलेगा, एक ही बार में नहीं पिघलेगा। तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं। दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज व्हेन कट। कोई कहे कि बताओ क्यों, तो आप जवाब दोगे, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल खुद इरेगुलर है, तो काटोगे तो इरेगुलर कट होगा। इसी प्रकार यह समदैशिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक, लेक्चर लिए थे, अब फिर से समझ लो। इनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होंगे या भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होगा। भौतिक गुण अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, दैट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। इनके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। जी हाँ, अवयवी कण लघु परासीय, यानी याद रखना लघु परासीय शॉर्ट रेंज में होंगे, बताए थे अभी। दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particle in space, that is they have short range order। 7वें नंबर पे, यह आभासीय ठोस अथवा अतिस्थितित द्रव अथवा असत्य ठोस होते हैं। दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। यह ग्लास को देखो ना, कांच का ग्लास जो होता है बहुत पुराना हो जाएगा, तुम्हारे घर में रखा होगा, धीरे धीरे ऊपर से पतला होने लगेगा, नीचे मोटा होने लगेगा। ऊपर से पतला का मतलब ऊपर का द्रव नीचे नीचे बहने लगा, इसीलिए इसे अतिस्थितित द्रव कहते हैं। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती, यानी रेंज होगा 15 से 20, 40 से 100, 80 से 200, यानी कोई एक वैल्यू पे ये नहीं गलेंगे। आइए अब और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं और इसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं क्या क्या हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, मैं देख पा रहा हूँ कुछ हिस्सा डिस्टर्ब हो रहा है, बनाने का प्रयास करते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। आइए अब देखते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में अंतर। पहला, शेप के आधार पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दीज हैव डेफिनेट शेप
एमॉर्फस में दीज हैव इरेगुलर शेप, यानी निश्चित ज्यामिति होती है और इसकी अनिश्चित ज्यामिति। दूसरे नंबर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर ट्रू सॉलिड, यह वास्तविक ठोस हैं। एमॉर्फस, दीज आर सुपरकूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड, यह अतिस्थितित द्रव या आभासीय ठोस है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनकी दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है, इनकी लघु परासीय व्यवस्था होती है। दीज हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, दीज हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। चौथा क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह समतल सतह एवं समान आकृति वाले खंडों में विभक्त होते हैं, यह नियत तथा समतल सतह युक्त खंडों में विभक्त नहीं होते। दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट, दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज व्हेन कट। सब आपको बता दें क्यों होता था। इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड आर रिजिड, यह दृढ़ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस ज़्यादा कठोर होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड आर नॉट रिजिड, क्रिस्टली की तुलना में कम होते हैं। क्रिस्टलाइन, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। दे हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एमॉर्फस में इनकी गलन की ऊष्मा निश्चित नहीं होती। दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लास्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक होते हैं, ये आइसोट्रोपिक होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, NaCl हो गया, LiCl, ZnS, ग्लास, रबर एट्सेट्रा। एक और कंसेप्ट था स्टूडेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे भी हम देख सकते हैं। जो मैंने बताया, पहला डिफरेंस मैंने प्रॉपर्टीज़ के आधार पे बताया है, आप देख सकते हो। पहला शेप के आकार पे बताया, दूसरा नेचर के आधार पे, तीसरा अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे, चौथा कटने के आधार पे, विदलन के आधार पे, पांचवा दृढ़ता के आधार पे, छठवां गलन की ऊष्मा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सातवां मेल्टिंग पॉइंट, आठवां दैसिकता नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी आप इस तरह याद रख सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसी के आधार पर आप अंतर बता सकते हैं। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा और आपके नोट्स बनाने में आसानी हो रहा होगा। मेरा एक प्रयास है जिससे आपका नोट्स भी बन जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए, जो लोग नहीं बना पा रहे। आगे बढ़ते हैं। अभी इसके ऊपर तो लेक्चर डाले ही थे, कल नोट्स आप लोग बना लिए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं एनिसोट्रोपिक पदार्थ और स्टूडेंट समझते हैं एनिसोट्रोपिक पदार्थ एंड एनिसोट्रोपिक डिटेल में। विषम दैसिक पदार्थ तथा विषम दैसिकता। क्रिस्टलीय ठोस का वह भौतिक गुण जो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है विषम दैसिकता कहलाता है तथा इन पदार्थों को विषम दैसिक पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, क्वार्ट्ज हो गया एटसेट्रा। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड which are different in different direction are called anisotropic and these solid are called anisotropic solid. Example wood, quartz etc. आगे बढ़ते हैं। समदैशिक पदार्थ तथा समदैशिकता। आइसोट्रोपिक सब्सटेंस एंड आइसोट्रोपिक। ठोसों में कुछ भौतिक गुण जैसे ऊष्मा एवं विद्युतीय चालकता, कठोरता तथा अपवर्तनांक आदि ऐसे गुण हैं जिनके मान अक्रिस्टलीय पदार्थ के लिए प्रत्येक दिशा में समान होते हैं। इस गुणधर्म को समदैशिक गुण कहते हैं तथा पदार्थ को समदैशिक पदार्थ कहते हैं।
इनके अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, यानी भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में समान है। तो ये क्या कहलाएगा? समदैशिक। आइसो का मतलब समान होता है, सम का मतलब समान। When the properties of solid do not depend on the direction in solid along which they are measured, यानी दिशाओं पर निर्भर नहीं कर रहा, the solid is called isotropic and the phenomena is called isotropy. It means that isotropic denotes a medium whose physical properties are independent of direction. Example, glass, metal, etc. इस फिगर को देख लो, इसमें ये भरा हुआ डॉट और खाली डॉट एक क्रम में है। मैं ए से बी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ देखो भरा डॉट, खाली, भरा, खाली, भरा, यहाँ भी भरा, खाली, ये क्रम मिला। अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, पी से क्यू जा रहा हूँ, यहाँ तीनों खाली हैं, यहाँ इस तरफ भरा है, यानी डायरेक्शन चेंज करने पे व्यवस्था बदल गई ना, प्रॉपर्टीज बदल गया, इसलिए ये एनिसोट्रॉपिक। दूसरे वाले में देखो, कोई नियमित क्रम नहीं, कहीं पर डॉट है, कहीं पर भरा है। ए से बी में जा रहे हो, यहाँ तीनों खाली मिल गया, इस तरफ एक भरा, एक खाली, एक भरा, एक। ऐसे ही पी से क्यू जा रहे हो, यहाँ भी कोई क्रम नहीं मिल रहा, क्योंकि मॉलिक्यूल शॉर्ट रेंज ऑर्डर में है, तो किसी भी डायरेक्शन में जाओगे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आइसोट्रॉपिक। बहुत बार एक क्वेश्चन आ जाता है, पूछ दिया जाता है कि तुम सॉलिड पढ़ लिए, बताओ क्रिस्टल क्या है। तो देखते हैं क्रिस्टल क्या है। एक पदार्थ जो एक निश्चित ज्यामितीय रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, एक पदार्थ जो एक निश्चित ज्यामितीय रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, उसे क्रिस्टल कहा जाता है। अ सब्सटेंस दैट सॉलिडिफाइज इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म इज नोन एज क्रिस्टल। एक और तरह से, क्रिस्टल एक ऐसा पदार्थ है जो परमाणुओं, अणुओं या आयनों से निर्मित होता है, पुनरावृत्ति क्रम में सजा हो तथा जिसका ज्यामितीय रूप हो, क्रिस्टल कहलाता है। अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड कंपोज्ड ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन अरेंज्ड इन अ रिपीटेटिव एरे एंड हैज ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप होना चाहिए, कॉल्ड क्रिस्टल। एक और सवाल आता है, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलीकरण क्या है तथा क्रिस्टलाइन अवस्था क्या है? ध्यान से समझना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थों के विलयन से क्रिस्टल बनाने की घटना को, यानी कोई विलयन है उससे क्रिस्टल बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, पदार्थों के विलयन से क्रिस्टल बनाने की घटना को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। और पदार्थ के विलयन से किसी विशेष परिस्थिति में निश्चित आकार वाले ठोस के निर्माण होने की अवस्था को क्रिस्टलाइन अवस्था कहते हैं। The process by which a chemical is converted from liquid solution into a solid is called crystallization, and at a particular state, ये important है, definite shape होना चाहिए, solid is formed, then this state is called crystalline state। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको बताए हैं अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयन की प्रकृति के आधार पर। जल्दबाजी नहीं, आराम से, क्योंकि रिवीजन हो रहा है, आप दिमाग में सोचिएगा तभी ना होगा। अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयन की प्रकृति तथा इन कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बलों के आधार पर क्रिस्टलों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक, तीसरा मेटेलिक, चौथा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। पर सबसे इंपॉर्टेंट किसके आधार पे? नेचर ऑफ बॉन्डिंग। किसके आधार पे? नेचर ऑफ बॉन्डिंग। कैसे बंधे हुए हैं? बांध कर रखने वाले बलों के आधार पे
उसकी प्रकृति के आधार पे इसे वर्गीकृत किया गया। आइए समझते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। नाम ही बता रहा है आणविक है, तो इसमें क्या होगा? अवयवी कण अणु होगा। इस प्रकार के ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, सेम वही है, इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस द मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 प्रकार का बताए थे, आपको समझाए भी हैं बोर्ड पे। अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस प्रकार के ठोस के अणु अध्रुवीय प्रकार के होते हैं तथा वे आपस में दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों के द्वारा बंधे होते हैं। उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। दुर्बल परिक्षेपण बल यानी बहुत वीक फोर्स है। इन दिस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर आइटम्स लाइक दोज ऑफ इनर्ट गैस, एक्सेप्शन तो हर जगह है, अक्रिय गैस हीलियम नियॉन, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2Cl2 I2 एटसेट्रा, एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम आर वीक डिस्पर्जन फोर्स। याद रखना, वीक डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। दिस सॉलिड आर कॉल्ड नॉन पोलर सॉलिड। प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज, पहला, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये मुलायम होते हैं। सिंस नो आयंस आर प्रेजेंट, आयंस नहीं है। दीज मॉलिक्यूलर सॉलिड आर नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, यानी अचालक होंगे। तीसरा, द मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर आइदर गैसेस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कुछ अपवाद हर जगह, एक्सेप्शन हो सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, यह मुलायम होते हैं, इनके मध्य दुर्बल बल लगते हैं, यह विद्युत के अचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयन उपस्थित नहीं होते, इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य दुर्बल बल लगते हैं। कमरे के ताप पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं। अपवाद हो सकता है। अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस प्रकार के सॉलिड के अवयवी कण या अणु ध्रुवीय प्रकार के होते हैं तथा इनको बांधने वाला बल विभिन्न परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इस तरह के सॉलिड को ध्रुवीय आणविक सॉलिड कहते हैं। NH3, HCl इत्यादि। ये ध्यान रखना, अवयवी कण कैसा होना चाहिए? ध्रुवीय प्रकार का। ध्रुवीय का मतलब पोलर, HCl। जैसे देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा डेल प्लस डेल माइनस, तो कैसा मॉलिक्यूल कहलाए? पोलर, जहां प्लस माइनस आ गया। इन दीज, हाँ, कोई सोचे क्यों प्लस आया क्यों माइनस? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ये क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इन दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड फोर्सेस बाइंडिंग दीज मॉलिक्यूल्स टुगेदर आर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो प्लस माइनस बन गया ना, इस प्लस माइनस को ही क्या बोलते हैं? द्विध्रुव, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सच सॉलिड आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जाम्पल HCl हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्टूडेंट। बहुत कम समय में काफ़ी चीज़ें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। दीज आर सॉफ्ट लाइक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्यों सॉफ्ट होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नॉट स्ट्रॉन्ग। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा किसकी तुलना में? नॉन पोलर वाले की तुलना में, क्योंकि नॉन पोलर से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर लो, सो दे एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो है तो ऑब्वियस है लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होगा। दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर स्टेट बट दे मे कंडक्ट इन एक्वस सोल्यूशन। यानी शुद्ध अवस्था में
अचालक होंगे, पर आयनों में तोड़ दोगे, जल में घोल दोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने लगेंगे। हिंदी में देख लीजिए। यह ठोस मुलायम होते हैं क्योंकि दुर्बल बल लगता है। इनके गलनांक एवं क्वथनांक प्रायः नॉन पोलर सॉलिड से अधिक होते हैं। यह सामान्य स्थिति में ऐसे पदार्थ गैस या द्रव होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। यह विद्युत के अचालक होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य डाइपोल डाइपोल द्विध्रुव द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब समझ लो, जैसे ये HCl हो गया, डेल प्लस डेल माइनस, इसके बगल में डेल प्लस डेल माइनस, ये प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हुआ, एक डाइपोल, ये एक डाइपोल, इन डाइपोल डाइपोल में अट्रैक्शन फोर्स। बोर्ड पे बताए थे इसलिए जल्दी कर दे रहे हैं, थोड़ा आखिर रिवीजन ना है, एक बार सीख चुके हैं। और स्टूडेंट जरूर देखना इस लेक्चर को। बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहले तो ये याद रखो कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फोन शब्द याद रखना, बताए हैं बैच में, फोन जेब में भी रखते हो और फोन पे ही पढ़ाई हो रहा है। FON, F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन। यही 3 परमाणु हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस प्रकार के सॉलिड के अणुओं में हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध होता है और यह एक दूसरे से हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं। इसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। Solid in which the constituent particles are such molecule which contains hydrogen atom joined with highly electronegative atom such as fluorine, oxygen, nitrogen, and between them polar covalent bond is present and they are joined together by hydrogen bond called hydrogen bonded molecular solid। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं NH3, H2O एट्सेट्रा। प्रॉपर्टीज बेहतर है इसका, आप पहले से भी जानते हैं, देख लीजिए। प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर एंड अंडर नॉर्मल प्रेशर दे एग्जिस्ट आइदर एज वोलाटाइल लिक्विड और एज सॉफ्ट सॉलिड। दीज आर नॉन कंडक्टर इन नेचर। वोलाटाइल का मतलब जिसको गर्म करो तो वाष्प में बदल जाए, वेपर में बदल जाए। दीज सॉलिड हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बाकी दोनों से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कारण क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बॉन्डों से स्ट्रांग होता है। हिंदी में सामान्य स्थिति में ऐसे ठोस वाष्पशील द्रव या मुलायम होते हैं। ये विद्युत के अचालक होते हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक सामान्य आणविक ठोसों से अधिक होता है। अब बात करते हैं आयनिक सॉलिड का। देखो आयनिक सॉलिड यह नाम ही बता रहा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, आयन होगा। वैसे सॉलिड जिसमें अवयवी कण आयन्स होते हैं तथा आयन एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक, याद रखना फिजिक्स का लेक्चर कल दूंगा, पक्का कोशिश करूंगा, उसमें बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक या कुलंबिक बल द्वारा बंधे होते हैं तो इसे आयनिक सॉलिड कहते हैं। वैसे सॉलिड जिसमें अवयवी कण आयन्स होते हैं तथा असम आयन्स एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक या कुलंबिक बल द्वारा बंधे होते हैं तो इसे आयनिक सॉलिड कहते हैं। सच सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन्स एंड दीज आयन्स आर बॉन्डेड बाय ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कुलंबिक फोर्स आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड। डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgCl2 एट्सेट्रा।
प्रॉपर्टीज देख लो, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हार्ड एंड ब्रिटल होगा ये, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, दे आर जनरली soluble इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, these are non-conducting in solid state, however they conduct electricity in molten state or in aqueous state। ये तो प्रॉपर्टीज हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं और भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। आयनिक सॉलिड जनरली डिसॉल्व इन, ionic solid generally dissolve in water which is of polar nature। आगे, ionic solid participate in ionic reaction which generally take place in aqueous solution, यानी आयनिक रिएक्शन में भाग लेगा जो एक्वस सोल्यूशन में होगा। हिंदी में देख लीजिए, आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं, इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक ठोस साधारणतः जल या ध्रुवीय घोलकों में घुलनशील होते हैं, परंतु यह अध्रुवीय में अघुलनशील होगा। ठोस अवस्था में इनके आयन स्वतंत्र नहीं होते, जिस कारण आयनिक ठोस निर्बल चालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था या द्रवित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला, आयनिक ठोस आयनिक अभिक्रियाएं करते। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मेटेलिक सॉलिड का। मेटेलिक सॉलिड नाम ही बता रहा है, धात्विक ठोस वे हैं जिसमें उपस्थित धन आवेशित मेटल आयन एक दूसरे से धात्विक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल आर दोज इन विच पॉजिटिव मेटल आयंस लिंक टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्डिंग called metallic solid। In these type of solid, the constituent particle are positively charged metals and free electrons। यानी जो constituent particle है, याद रखिएगा, positively charged metal होगा और free electron होगा। In metallic solid positively charged metal ion, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, positively charged metal ion को क्या कहते हैं? kernels and इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो थ्रू आउट दीज मेटल्स। हिंदी में देख लो, धात्विक आबंध के निर्माण का कारण इसमें उपस्थित मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित आयन के बीच आकर्षण होता है, जिस कारण यह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। धात्विक क्रिस्टल में धन आवेशित मेटल आयन को कर्नल कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तथा धातु आयन कर्नल के अनेक इलेक्ट्रॉन को बाधित करने वाला बल धात्विक आबंध होता है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनका। प्रॉपर्टीज क्या होगा? दे जनरली रेंज फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल है तो मैलिएबल डक्टाइल होगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलिक लस्टर होगा, ब्राइट लस्टर यानी चमक। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हैव मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी गलन का ऊष्मा मध्य का होगा, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं। आइए प्रॉपर्टीज देख रहे थे। प्रॉपर्टीज में रिपीट कर चुका था, फिर से रिपीट कर देते हैं स्टूडेंट्स। आप देख लीजिए, समझा दिए थे, हिंदी में रिपीट कर देते हैं। ऐसे ठोस विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये मुलायम से कठोर होते हैं। ऐसे ठोस प्रायः आघातवर्धीय तथा तन्य होंगे।
इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होगा। ऐसे ठोसों में धात्विक चमक होती है, इनका घनत्व भी उच्च होता है। इस फिगर से सोच लो, ये धातु आयन है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस। धातु आयन को कर्नेल्स बोलेंगे। इनके बीच का इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और इनके बीच बने बॉन्ड को क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड, और इसे बोला जाता है मेटेलिक सॉलिड। अब बात करते हैं सहसंयोजक ठोस का। इस प्रकार के सॉलिड के अवयवी कण, ध्यान देना, एटम होगा सामान्यतः, और वो क्या होता है? नॉन मेटल। इस प्रकार के सॉलिड के देख लेते हैं सहसंयोजक ठोस। इस प्रकार के सॉलिड के अवयवी कण सहसंयोजक बंधों द्वारा आबंधित होते हैं। इन्हीं बॉन्ड्स के कारण इस प्रकार के सॉलिड की विस्तृत संरचना प्राप्त होती है। इसी कारण इसे विशाल अणु या नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। द सॉलिड इन विच एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय द नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, due to which it forms large or giant molecule called network solid or covalent solid. Example diamond, graphite, carbide, etc. यानी इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। प्रॉपर्टीज, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। इसी प्रकार और भी प्रॉपर्टीज से देख लीजिए। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। They are poor conductor of heat and electricity. They have high enthalpy of fusion. They have 3-dimensional network structure. ये आपको बता चुके थे, ये आप माइंड में रखेंगे। हिंदी में देख लीजिए। ये अत्यंत कठोर तथा भंगुर होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट आप कह सकते हैं। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है। ये विद्युत के अचालक होते हैं। इनका 3-डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। 10वीं क्लास में आप लोग ग्रेफाइट वगैरह का स्ट्रक्चर देखे रहते हैं।